Okay, welcome back to the second session. I hope you can all hear me. जी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा भाई। Okay, so let's see. Let us start off on the leadership chapter और कोशिश करते हैं कि ये सेकंड सेशन में ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा आप लोग जो है पीछे हैं सेक्शन बी से, क्योंकि आपका मिड टर्म से एक सेशन पहले हमने रिव्यू में जो है वो सर्व कर दिया था, मगर उसका फायदा कोई नहीं हुआ और वो कॉपी पेस्ट का एक बाजार गर्म था। खैर, तो 3 थ्योरीज के ग्रुप्स हैं इस चैप्टर में लीडरशिप की। एक हमने कर लिया है ट्रेड थ्योरी, जिसके 2 हिस्से थे, ओल्ड ट्रेड थ्योरी और न्यू ट्रेड थ्योरी। ओल्ड ट्रेड थ्योरी में बहुत सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कद काट वगैरह, और न्यू ट्रेड थ्योरी में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि और बआसानी डेवलप की जा सकती हैं। फिजिकल ट्रेड्स का आप आमतौर पे कुछ कर नहीं सकते, कि रंगत बदल लें या कद अपना लंबा कर लें, छोटा कर लें। एनीवे, किसी हद तक तो बदल सकते हैं। और फिर वो भी बताया था कि उसको पुरानी ट्रेड थ्योरीज को रिजेक्ट करने के बावजूद जब हम देखते हैं तो वो दिमाग में लोगों के चल जरूर रही हैं अभी तक। फॉर्च्यून 500 की मिसाल अगर आपको बताई थी, याद हो कि आज भी अमेरिका में सिर्फ 7-8% जो है सीईओज सबसे बड़ी 500 कंपनीज की वो खवातीन है, और ये भी बहुत इंक्रीज हुई है, यानी 27-500 में से, जबकि पहले 3 थी एक जमाने में जब से मैंने यू फिगर्स ट्रैक रखना शुरू किए थे। तो ओल्ड ट्रेड थ्योरी कहने को खत्म हो गई, मगर लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं बदला है अगर रियलिटी देखी जाए। बहरहाल, आपके अपने लिहाज से आप ये 7-8 ट्रेड्स देख सकते हैं कि हाँ भाई ये मुझ में है या नहीं है। नहीं है तो पैदा की जा सकती है अगर लीडर बनने का शौक हो तो। अच्छा भाई, अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ थ्योरीज में, और वो है बिहेवियरल थ्योरीज। क्योंकि ट्रेड थ्योरी से भी काम बन नहीं रहा था कि ट्रेड्स तो हमने मेजर कर ली पोटेंशियल लीडर की, मगर कारकर्दगी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा देखते हैं कि इन लीडर्स का बिहेवियर कैसा है, इनके लीडरशिप का स्टाइल कैसा है, जो कि उनके बिहेवियर में शो हो जाएगा। अच्छा, तो ये टेबल अगर आप देखें, आई होप के स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है आपको? नहीं हो रही। स्क्रीन शेयरिंग मैंने शायद ऑन नहीं की है। हाँ, यस। हाँ, प्लीज ये सब लोग अपने नाम और रोल नंबर इसमें डाल दीजिए, ताकि वो अटेंडेंस का इशू कभी बनेगा तो एक्सक्यूज मी। तो ये 4 मिलते जुलते स्टडीज हैं, रिसर्च हैं। इसमें 3 यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अमेरिका की, एंड एक जो है कंसल्टेंट्स का ग्रुप है। एक टीम थी ब्लेक एंड म्यूटन की, जेन म्यूटन की,
तो इसको हम देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, ओहायो स्टेट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और मैनेजरियल ग्रेड कंपनी थी, उन्होंने ये कंसल्टेंसी कंपनी, उन्होंने ये मैनेजरियल ग्रेड बनाया। तो मैनेजरियल ग्रेड कंपनी का नाम नहीं है, मगर ये उनके कॉन्सेप्ट का नाम है। तो स्टाइल क्या थे, बिहेवियर क्या था उनका, कि यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने 3 आइडेंटिफाई किए स्टाइल लीडर के: डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड लेसे फेयर स्टाइल जो है। मैं समझाता हूँ अभी। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल, तो डेमोक्रेसी में जैसे होता है कि क्रेसी कहते हैं रूल को, रूल कैसे किया जा रहा है और ये कौन रूल कर रहा है, और डेमोस कहते हैं पीपल को। तो डेमोक्रेसी हो गया पीपल का रूल, प्लूटोक्रेसी होता है अमीर लोगों का रूल, ऑटोक्रेसी होता है जो कि अगला है, कि ऑटो यानी एक शख्स, जो ऑटोक्रेट है वो ही रूल कर रहा है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है, लोगों के ओपिनियन सुने जाते हैं, बराए नाम डेमोक्रेसी, जैसे हमारे मुल्क में भी है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल का जो लीडर है वो क्या कर रहा है, वो सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो उनको पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं, बजाय कि सेठ साहब की तरह सारी चीज़ें अपने दिमाग में ही वो रखें और किसी को कुछ ना बताएं। और पार्टिसिपेशन को वो इनकरेज करते हैं, ठीक है। ये हो गया डेमोक्रेटिक स्टाइल। आपने अगर देखा हो, ये नोट किया हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कम से कम ऑन द सरफेस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं, तो वो टेलीफोनिक राब्ता उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, शायद हर हफ्ते हर महीने, आई एम नॉट श्योर कितनी फ्रीक्वेंसी से, कि अवाम के लोग जो हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर प्रॉब्ली लाइव या हो सकता है थोड़े से वक्फे की रिकॉर्डिंग के साथ वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से आप बात कर सकते हैं और उनको अपने मसले मसाइल से आगाह कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल की खुसूसियात होती हैं। ऑटोक्रेटिक, जिसे उर्दू में आमिर कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, कि वो कहेगा मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने कह दिया तो बस मेरी बात को जो है माना जाए, नहीं मानेंगे तो वो फिर पनिश करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो डिक्टेट करते हैं कि काम कैसे होगा। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होती है, मुकम्मल तो सेंट्रलाइज नहीं होती कि एक एक चीज का फैसला जो है वो जो सीईओ कर रहे हैं या प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो लेवल की बात होती है, बट लेवल्स में फर्क फर्क है। मैं वॉर हिस्ट्री का एक जगह पढ़ रहा था या कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, तो उसमें वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के साथ जो मसाइल थे, वो बता रहे थे कि हिटलर को, क्योंकि वो डिक्टेटर था, कि हर फैसला जो कहीं भी, जहाँ जर्मनी के फौजें थी, जंग चल रहा है, तो वो फैसला जो है वो हिटलर तक जाता था, उसकी अप्रूवल के साथ होता था। जबकि जो एलाइड फोर्सेस थी, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका, तो इन लोगों ने, खासतौर पर अमेरिका ने, डिसेंट्रलाइज किया हुआ था कि भाई जो जनरल हैं मुख्तलिफ वॉर थिएटर्स में, अफ्रीका में, यूरोप में, फार ईस्ट में, तो उनको इजाज़त दी हुई थी कि भाई आप, जो आपकी जितनी समझ आती है आप उस लिहाज से फैसला करो, क्योंकि ऑन द ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हो, ठीक है ना। ठीक है। तीसरा स्टाइल होता है लेसे फेयर। लेसे फेयर एक फ्रेंच टर्म है, उसकी रफ ट्रांसलेशन है कि फ्री फॉर ऑल, इसका जो दिल चाहे करे। मगर यहाँ मैनेजमेंट में ये मुराद नहीं है कि लीडर के भाई जो मर्जी आए कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, नहीं। ये ऐसे सिचुएशंस में होता है कि जहाँ लीडर देखे कि हाँ भाई, जो फॉलोअर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, काम करना आता है और काम करने की ख्वाहिश भी है। तो ऐसे केस में अच्छा रहता है कि आप अ, छोड़ दें फॉलोअर्स पे कि भाई आपको बहुत अच्छा काम आता है, वो आप कर लें, कोई
आपके सीईओ प्रेसिडेंट लेवल की कोई बात हो पूछने की, या डायरेक्शन या गाइडेंस चाहिए हो, वो लीडर फिर वहां पे जो है अपना इनपुट दे सकते हैं। तो इन आई होप कि यू कैन स्टिल हियर मी, मोनोलॉग वरना मेरा चल रहा है। लेट्स सी, स्मारी अब्दुल कादिर, आर यू हियर? यस सर। वेरी गुड। इसरा तो पहले पार्टिसिपेट कर चुकी है, जलाल भी माशाल्लाह होंगे। कशफ? जी जी सर, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। हाँ आप तो हैं, तभी मैंने आपसे पूछा ही नहीं। कशफ? कशफ का नहीं पता। मिस खदीजा? यस सर। ये कौन बोला? जी सर, खदीजा। हाँ खदीजा। कशफ कहाँ है भाई? कशफ का नहीं पता। जी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और मिस लाइबा? लाइबा है? जी सर। हाँ भाई, आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, सवाल पूछा करें। मैं बोलता रहता हूँ, एक तो पता नहीं चलता है कि आवाज चली गई, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, या समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ। सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलें कोई बात नहीं। तो जितना सुना है, या आपके सामने किताब तो खुली हो सकती है ना, तो पीडीएफ अपना आप खोल सकते हैं। तो उसमें ये तीनों जो स्टाइल्स हैं लीडर के, बिहेवियर जो है उसका, वो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इस रिसर्च के, नहीं आया हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। इस रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के कंक्लूजन ये थे, आयोवा एक सूबा है वहाँ पे, कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो सबसे ज्यादा मौसर है, इफेक्टिव है। मगर बाद में कुछ स्टडीज हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई क्लियर कट बात नहीं है कि हमेशा डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो इफेक्टिव हो। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जी जी अगर जी। डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकली भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इस तरह मतलब सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपीके में ऐसे एरियाज होती हैं, अगर उधर कोई दूसरे पार्टी का बंदा खड़ा होता है तो उसे बोलते हैं कि तुम नहीं हो और तुम नहीं हो सकते। तो ये फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, ये क्या चीज़ है फिर यहाँ पर अगर देखा जाए? देखिए थोड़ा सा हम फिर पॉलिटिकल उसमें बात में चले जाएंगे। ट्रू डेमोक्रेसी तो ये हो कि लेट्स से अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबके पास, तो जो फैसला मुल्क ने करना हो तो उस पे हर फैसले पे वो वोट ले लें। ठीक है, सब लोग अपने स्मार्टफोन से कोई हम बायोमेट्रिक का ऐसा सिस्टम निकाल लें कि 22 करोड़ अवाम, या जो भी बालिग लोग हैं 22 करोड़ में से 18 साल की उम्र से ज्यादा के, वो जो है उस पर वोट कर दें, और वो हमें कोई असेंबली और इनकी वो जरूरत ही ना पड़े, और फैसला हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने बात की कि कुछ सूबों में जिनमें ट्राइबलिज्म ज्यादा है, जागीरदारा निज़ाम है, चौधरियों का निज़ाम है, तो उसमें फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो फिर डेमोक्रेसी, आप खड़े होना चाहें वहाँ इलेक्शन में तो आपको मना कर दिया जाएगा बहुत सही तरीके से, एट सम टाइम्स एट थ्रेट ऑफ लाइफ के उस पे, कि आप जरा मार दिए जाएंगे अगर आप ये इलेक्शन से विड्रॉ नहीं हुए। तो यू राइट कि ये ट्रू डेमोक्रेसी तो नहीं हुई, मगर हम यूएस का भी देख लें तो वहाँ भी, अगर आपने सुना हो, ट्रम्प का जब इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीते थे 2016 वाले में, 2016 में, हाँ, तो उसमें भी एक इलेक्टोरल कॉलेज उनका सिस्टम है कि जो सदर अपॉइंट होता है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ वोट से नहीं हो रहा। तो अगर आपके इल्म में हो, हिलरी क्लिंटन और ट्रम्प का मुकाबला था, वोट्स जो हैं टोटल, वो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिले थे। यस सर, वो हाँ, बात है। तो उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज का एक सिस्टम है, तो उसके तहत खाली वोट से डिसाइड नहीं होता, नंबर ऑफ वोट से। वहाँ जो इलेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा होते हैं वो ट्रम्प के ज्यादा हो गए थे, तो ज्यादा टोटल वोट्स होने के बावजूद ट्रम्प जो इलेक्शन जीत गए। और अभी जो बाइडेन का हुआ है और ट्रम्प का, तो उसमें बाइडेन के वोट्स भी ज्यादा थे और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी उनके ज्यादा थे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो उनके यहाँ भी नहीं है। ठीक है ना? तो डेमोक्रेसी एक यहाँ तो हम हकीकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि एक मैनेजर, एक लीडर, एक सीईओ, वो वाकई में
लोगों को राइट्स दे रहा है और ये दे रही हैं, और वो अल्टीमेटली अपना सक्सेसर भी प्लान कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मेरे ये 4 साल हैं, 6 साल हैं, सीईओ हैं, फिर मेरी रिटायरमेंट हो जानी है, तो फिर मुझे अपना जानशीन भी मुकर्रर करना है कि भाई कौन है जो कंपनी को मेरे बाद चलाएगा। तो उसकी ग्रूमिंग चलती है, उसकी ट्रेनिंग चलती है, 2-4 लोगों को पोटेंशियल में रखा जाता है, ठीक है ना। और एक फेक डेमोक्रेसी होती है कि जो हमारे मुल्क में भी काफी हद तक है, कि जाहिरी कुछ लोग हैं और पसे पर्दा जो है वो कुछ और लोग हैं। तो ट्रू डेमोक्रेसी तो अ, हमारे यहाँ नहीं मिलती हमें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ओहायो। ओहायो भी एक सूबा है, वहाँ की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी। उन्होंने भी रिसर्च की लीडर्स के बिहेवियर पे। तो उन्होंने अब नाम थोड़े से मुख्तलिफ कर दिए, मगर ये अगर आप डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टाइल को जहन में रखें तो आपको अब मिलता जुलता लगेगा, और ये बाकी दो में भी यही है। तो उन्होंने कहा जी कंसिडरेशन बिहेवियर कैसा है। इसमें ये था कि आप अपने फॉलोअर्स की ओपिनियंस, थिंकिंग और फीलिंग को किस कदर जो है कंसिडर करते हैं। तो ये किस कौन से वाले यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा आयोवा के हेडिंग से मैच कर रहा है, कंसिडरेशन स्टाइल जो है। अगर कोई बोला है तो उसकी आवाज सही आई नहीं है, बताइएगा जरा। सर सोच रहा हूँ। अच्छा, सोचिए सोचिए मैं ही बोल रहा था लेकिन सोच रहा हूँ। सोचें सोचें। देखिए, सोचना भी एक स्किल है, तो सोचने की सलाहियत में उसको आप ये समझे ना कि बस एक मुंह खोला उसमें से एक परफेक्ट जवाब आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लिख के, बोल के, डिस्कस करके भी अपनी थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं, अगर लर्न करने की ख्वाहिश हो तो। सर कंपन तो नहीं कह सकता लेकिन ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं, अच्छा ऐसा करें ना, आप देखें, मैं सोचना सिखाता हूँ आपको। जी कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ें, और फिर ये 3 जो डेफिनेशंस हैं इनमें पढ़ें, और देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के कौन से बिहेवियर के एस्पेक्ट या डायमेंशन से ये ओहायो स्टेट का ये वाला जो डिफाइन किया है वो कौन सा मिल रहा है। लाइसेंस फेयर स्टाइल से। लेसे फेयर स्टाइल से चलें, ठीक है, कुछ कुछ वो है। कोई, ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे भी सर जी जी जी, 50% अप्लाई हो सकता डेमोक्रेटिक है। स्टाइल से ये मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा क्लोज मैच है। क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल में आप देखें कि अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन में इनकरेज कर रहे हैं, और यहाँ भी जो फॉलोअर्स हैं आपके, उनके जो ख्यालात हैं और जज्बात हैं उनको मद्देनजर रखा जा रहा है, बुरुए कार लाया जा रहा है कि हाँ भाई आप बताइए। तो क्लोजेस्ट मैच जो है वो राइटिंग सर की। डेलीगेटिंग अथॉरिटी मतलब? एक सेकेंड, डेलीगेशन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, ये डेलीगेशन एक आया है, वफ्द आया है, वाव फे दाल। तो आपने अपने मुल्क से कुछ लोगों को भेजा कि आप जाके जरा देखें, बात करें। तो डेलीगेशन जो है वो एक प्रोसेस है या एक वर्ब है कि आपने अपनी पावर और जिम्मेदारी को अपने नीचे लेवल पे किसी को दे दिया, ठीक है ना। समझ आ रही है। अब जैसे कुछ पावर्स
बहुत थोड़ी सी ऑब्वियसली, बट सीआर को मिली हुई है। जैसे रजिस्टर जो है वो नायाब साहब जो है वो मुझे देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि जिम्मेदारी की वो चीज़ है। मगर कभी मैं रजिस्टर भूल ही आया तो जलाल जाके रजिस्टर ले सकते हैं। आई गेस कि किसी और को तो वो नहीं देंगे जनरली, ना कोई जाएगा ना मैं किसी को भेजूंगा। तो ये छोटी सी एक मिसाल है कि रजिस्टर लाने की जो पावर थी वो डेलीगेट कर दी गई, ठीक है ना। तो आप बड़ी से बड़ी पावर और अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो छुट्टियों पे जा रहे हैं तो वो किसी को टेम्परेरी अपॉइंट कर जाते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लेवल के फैसले हैं वो आप कर लीजिएगा मेरी गैर मौजूदगी में। ये होता है। तो आप पावर अपनी डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर जिम्मेदारी भी डेलीगेट कर सकते हैं। मगर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बॉस की ही आती है ना। अच्छा, ओहायो स्टेट का जो सेकंड है वो है ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये यानी बिहेवियर है, नाम इनका अजीब सा है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसंट्रेशन। इसमें क्या हो रहा है कि सीईओ जो है उसका जो फोकस है वो है कि काम को कैसे स्ट्रक्चर करना है। यार तुमने खबरदार जो इसको बताया कि तुम सही है। जुल्म हो रहा है सर। ये वाकई में जुल्म हो रहा है। अच्छा भाई, अच्छा। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि काम को सीईओ जो है वो शक्ल ढाल रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में पढ़ा था, डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बुनियाद पे होगी, किसको अपॉइंट किया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और काम किस तरह से किया जाएगा ताकि गोल जो है वो मीट हो सके। तो ये सीईओ का बिहेवियर ऐसा होगा। तो ये जरूरी नहीं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाला आपका बिहेवियर है तो कंसिडरेशन बिहेवियर नहीं हो सकता। मगर ये अगर आप अब गौर करें तो ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के स्टाइल से मैच कर रहे हैं? भला बताइए। हेलो सर क्या दोबारा बताना जरा। दोबारा बताइएगा, दोबारा बताना क्या होता है? ओके सर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है जिसमें सीईओ, लीडर, मैनेजर का बिहेवियर क्या है कि भाई काम को बता रहे हैं कि किस तरह से करना है, आपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं ताकि गोल्स अचीव हो सकें। ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के किस बिहेवियरल स्टाइल से मैच करता है? फिर ये लास्ट वन, ये मुझे थोड़ा सा थर्ड मतलब वाला थोड़ा मसला हो जाए। ये फेरी स्टाइल है ये, इससे लेसे फेयर तीसरे स्टाइल से। जी सर। अपनी तरह से आप सोचिए कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में तो आप काम को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, खुद आप ये काम परफॉर्म कर रहे हैं एज लीडर कि भाई ये शख्स इधर अपॉइंट है, इसने ये काम करना है और इस तरीके से करना है। फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है सर। जी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। जी बिल्कुल। अच्छा, इनकी जो कंक्लूजन्स थे ओहायो स्टेट के वो ये थे कि एक ऐसा लीडर जो दोनों फैक्टर्स में, कंसिडरेशन में भी और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में भी हाई हो, दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा हो, वो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, वो ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस जो है वो अचीव करेंगे। मगर नॉट इन ऑल सिचुएशन। अब ये जो लफ्ज है ना सिचुएशन, और यहाँ जो था मिक्स रिजल्ट्स, ये अब कहानी बनती जा रही है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ थ्योरीज की जो आई थी वो थी कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरीज जो कहलाती
कि हाँ भाई ये बिहेवियर तो था इनका, परफॉर्मेंस भी आई, मगर सारे केसेस में नहीं। तो ना डेमोक्रेटिक स्टाइल हमेशा कामयाब है, ना ऑटोक्रेटिक स्टाइल हमेशा कामयाब है, ना लेसे फेयर स्टाइल हमेशा कामयाब है, या उसको जो भी आप नाम दे दें कि कंसिडरेशन स्टाइल या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वो कामयाब है। तो कंटिजेंसी थ्योरीज में उस पर फिर कमेंट किया जाएगा कि भाई कौन सा स्टाइल कामयाब होता है। राइट। तीसरे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इन्होंने जो है और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्होंने कहा, अब आप अगेन सिमिलैरिटी देख लेंगे कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड है लीडर या प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसका अगेन आप देखें, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है तो किससे मैच है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो पिछले किससे मैच है। और इन्होंने देखा कि इनके रिजल्ट्स ये थे रिसर्च के कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स जो हैं वो हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फैक्शन से लिंक है। यहाँ बट नहीं लिखा हुआ, मगर हमें मालूम है कि बट है कि सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर, इसकी लॉजिक ये है वैसे कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर जो है जब एम्प्लॉयज का ख्याल रखेगा तो फिर वो एम्प्लॉयज जो है वो काम का ख्याल रखेंगे। बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। कुछ लोग जो है, अब आप उनका बहुत ख्याल रखें तो वो फिर बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड जो है वो लेने लगते हैं। या आपने शायद अपने हल्का अहबाब में कभी देखा हो कि आप अपने कोई दोस्त, मेहमान को बहुत उनका ख्याल रखें और आपको नतीजे में समझ रहे हैं सर। जी, नहीं नहीं मैं सब कुछ, समझ रहे हैं नहीं नहीं कुछ मैं सर। कहना नहीं। वही मैं वही समझ रहा हूँ जो आप चाह रहे हैं, लेकिन हम समझ गए। वो होता है सर, ये ऑफिस में भी हमारे होता है। हाँ, तो मैं कोई आप लोगों पे नहीं बात कहना चाह रहा, मैं जनरली पॉइंट कह रहा हूँ। और आपने शायद देखा हो कुछ ने से कि हर दफा ये लॉजिक नहीं चलती है कि आपने लोगों का ख्याल रखा तो लोगों ने फिर आप काम का ख्याल रखा। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट ग्रुप ऑफ थ्योरीज के लिए फिर एक रास्ता निकल आया, कंटिजेंसी थ्योरीज या सिचुएशनल थ्योरीज जिन्हें। लास्ट जो है वो मैनेजरियल ग्रिड है। ये इनके जो कंपनी थी उसका नाम मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा, पर एक ब्लेक, मेरा ख्याल है ब्लेक साहब थे, और म्यूटन जो है खातून थी, जेन म्यूटन। उन्होंने मिलके जो है ये ग्रिड बनाया था। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब में उस ग्रिड की तस्वीर नहीं दी हुई, तो मैं आपको, हालांकि ओपरा विनफ्री की तस्वीर दे दी है इन्होंने, मैनेजरियल ग्रिड आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। ये नजर आ रहा है आपको ग्रिड? यस सर। जी, ये मैनेजरियल ग्रिड है जिसको कोई अननोन वजह से इन्होंने शामिल नहीं किया है चैप्टर के डायग्राम में। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो इसमें एक्स और वाई डायमेंशंस हैं, वो 9 बॉक्सेस में डिवाइडेड हैं दोनों तरफ। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 81 टोटल बॉक्सेस हैं इसमें। और इसमें 5 जो अहम या डिस्टिंग्विश्ड खाने हैं उनको लेबल करके नाम दे दिया गया है, 11, 91, 19 और 99 और 55। तो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे ये जहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास में रखा हुआ है, ये कौन सा खाना कहलाएगा?
भाई सवाल मैंने एक पूछा है कि ये अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नजर आ रहा है, ये मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ पर है, आप वो अच्छा मैग्नीफाइंग दिखा ये रहे ये हैं। ये मैग्नीफाइंग अच्छा ग्लास सही जो है सर, सही है सही है। ये मैं खाना देख रहा क्या हूँ कब से कि ये क्या हो ये गया। ये खाना क्या कहलाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर तो कहलाएगा, इसके इसको लेबल क्या करेंगे हम? सर 5 जी जी बताइए। सर 5-9 सही सही बोला सर। ऐसा हुआ हुआ देखें, ये खाने का लेबल क्या है? 9-1। 9-1। इसका मतलब है एक्स एक्सिस, जैसे कि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, एक्स पहले आएगा, तो ये अगर हम यहाँ से ऊपर चलें तो ये खाने का पहला एक्स एक्सिस का क्या होगा कोऑर्डिनेट? 9 9। और वाई क्या 5 कोऑर्ड? 5, तो 9-5 हो 5। गया। ठीक है। और हाँ, और ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5-5। 5 9 नहीं होगा। 5-9 होगा बिल्कुल। 5-5 तो ये रहा। तो बहरहाल आप 81 के 81 खानों को आप इस तरह से लेबल कर सकते हैं। वो जहमत बनाने वालों ने भी नहीं की, तो उन्होंने 5 मेजर जो एक्सट्रीम्स थे 4 खानों के, और बीच का मिडल ऑफ द रोड जो है वो उन्होंने लेबल कर दिया। तो ये कर लेते हैं, फिर ये सेकंड सेशन का भी टाइम खत्म हो जाएगा। 1-1 में क्या है कि कंसर्न फॉर, इन्होंने जो 2 लेबल रखे, ये दूसरा लेबल नजर नहीं आ रहा, वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, और एक्स एक्सिस पे और वाई पे कंसर्न फॉर पीपल। ये वही है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक, इनिशिएटिंग और स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, वो इन्होंने वही कॉन्सेप्ट ले लिए। तो 1-1 में क्या है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितनी है? 1-1। 1 नहीं, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितनी है 1-1 में? 0। 0 है ही थोड़ी नहीं सी ना, मतलब, थोड़ी सी है, थोड़ी लोएस्ट है। सी 1 मतलब सर, लाइक 1 है कम कि से कम। आ गए, दरवाजे खोल दिए फैक्ट्री के, दफ्तर खोल के बैठ गए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेट से कोई इदारा है, उन्होंने खोल दिए गेट, आ जाओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ कुछ कमरों में, और बस ठीक है। ठीक है। और कंसर्न फॉर पीपल वो कितना है? कंसर्न फॉर पीपल कितना है? 1%, वो भी 1 है, वो भी लाइक लोएस्ट। 10% सर। आज लाइक समझ लें 10% है कि ठीक है, यहाँ भाई आप पानी पी सकते हैं या खा पी सकते हैं, बस बाकी कोई आपको अच्छा माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कैसी मैनेजमेंट कहलाती है? इसका टाइटल क्या दिया है इन्होंने? इम्पावरिस्ट। इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट। पावरिस्ट, ये इम्पावरिस्ट, एम्पावर्ड, ये इसका पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है पॉवर्टी से, गुर्बत से। गरीब मैनेजमेंट है ये, बेकार मैनेजमेंट है, ना काम का ख्याल है। पाकिस्तान पाकिस्तान की मिसाल ले रहे सर आप। मैं कोई मिसाल नहीं ले रहा, जो आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के प्रोडक्शन का भी कोई खास ख्याल नहीं है, ना लोगों को कोई खास ख्याल है। अच्छा, ये टाइम अब 1 मिनट से कम रह गया है, तो ये बाकी 4 हम 15 मिनट की ब्रेक हम ले लेते हैं, या आप चाहें तो आधे घंटे की, वो आपके ऊपर है। मैंने स्केड्यूल 15 मिनट का किया हुआ है, और यस सर, बस 15 मिनट बाद आ जाएंगे। चलें ठीक है, ताकि बस फारिग हो जाएं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू ओके सर। वेरी मच। ओके, चलो तो चलो भाई। सर, ये बच्चा कौन है? कौन सा बच्चा कहाँ पे है? सर अब चला गया।